बात आज की टीवी चैनल के कार्यक्रम दावेदारों का में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि आठों विधानसभा से किसी न किसी पार्टी के प्रत्याशी को मैं आपके अदालत में पेश करता हूं। उसके दावे को मजबूती के साथ में मेरा ये कोशिश रहती है कि आप तक पहुंचे। आज जिस शख्स को मैं दावेदारी के बतौर आपकी अदालत में लाया हूं वो हैं मिश्रीनाथ जी योगी। मिश्रीनाथ जी योगी किशनगढ़ से अपनी दावेदारी भाजपा से कर रहे हैं और वो भाजपा के कट्टर समर्थक हैं। जैसा आप उनकी वेशभूषा से देख रहे हैं कि आपको ये लग रहा होगा कि ये योगी समाज से जुड़े हुए हैं। और हाँ, बिल्कुल ठीक पहचान रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि योगी शब्द तो आपने उत्तर प्रदेश का सुना था, तो उत्तर प्रदेश की ही तर्ज वाले योगी हैं, उन्हीं की तरह योगी हैं। और ये योगी संप्रदाय, योगी समाज से आए हैं और अपनी बहुत मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं योगी भाई कि आप हमारी अदालत में आए और अदालत में आकर आप अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा, जैसा हर आदमी से, हर नेता से मैं सवाल पूछता हूं कि आपका परिचय क्या है। आप अपना परिचय अपनी जनता को दें। राष्ट्रदेवाय नमः। सबके पहले तो मैं आज इस मंच पे आपने आमंत्रित किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपको और सदा सदा के लिए आपका आभारी रहूँगा। और मेरे दर्शकों को भी मैं जय श्री राम, राम राम सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा जीवन परिचय यह है, एक मैं मध्यम परिवार से हूँ और गरीब परिवार से था मैं, और किसान परिवार से था मैं, और हूँ किसान परिवार से भी हूँ। तो मैं खुद खेती करता था, मेरे पिताजी खेती करते थे। हम गरीब परिवार की वजह से हमारा थोड़ा एजुकेशन भी कम रहा। हम खेती करते करते आजकल के ज़माने में सभी जानते हैं, आप भी जानते हो कि खेती कम होने लग गई। तो मैं एक चाय का ठेला लगाया था एरिया के अंदर। चाय का ठेला लगा के मैंने 5 साल तक मैंने चाय की होटल की थी। 5 साल चाय की होटल करने के बाद में मेरा जज्बा है वो मैंने कमज़ोर नहीं होने दिया। होटल करता था उसी टाइम में जो आज हूँ ऐसा जज्बा रखता था मैं। मनोबल मेरा कभी मैंने कमज़ोर नहीं किया। होटल करते करते मैं मेरे एक व्यवसाय में लग गया, मिनरल एंड माइनिंग का काम वो करने लग गया। वो करते करते मैं समाज सेवा करने लग गया। जैसे जैसे मैं बिजनेस में आगे बढ़ा वैसे वैसे मैं समाज सेवा करता रहा। हालांकि मैं जन्मजात भाजपा से हूँ। हमारे योगी समाज 90% भाजपा में है। कोई मेरे पास भाजपा का दायित्व नहीं होने के नाते भी मैं मेरा काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मैं ऐसे लोगों से धीरे धीरे जुड़ाव होते होते मैं जो लोगों की तन मन और धन से सेवा करते करते मैं 2 बार मेरे ग्राम पंचायत मालियों की बाड़ी से सरपंच का चुनाव लड़ा था और जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला था मुझे। अभी प्रेजेंट में मेरी धर्मपत्नी जी सरपंच है ग्राम पंचायत मालियों की बाड़ी से। और किशनगढ़ विधानसभा के लोगों को सभी को मालूम है कि आज मेरे ग्राम पंचायत मालियों की बाड़ी को अगर जाके देखेंगे तो मैंने ग्राम पंचायत मालियों की बाड़ी में मेरे धर्मपत्नी ने एक नगर परिषद की तर्ज पे काम किया है। जो हमारे यशस्वी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना था, जो उनका सपना घर घर कचरा संग्रहण, हमारा भारत स्वस्थ रहे, हमने उसी के तर्ज पे हमने काम किया है और करते रहे हैं। तो हमारी आगे भी यही नीति है कि हमारे को अगर मौका मिले तो हम आगे भी यही पूरे हर ग्राम पंचायत में ये काम करेंगे। मिश्रीनाथ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आपकी जो पत्नी है मालियों की बाड़ी की सरपंच है। और मैंने ये सुना है, जो आप कह रहे हैं वो अगर आप नहीं कहते तो मैं कहता आपको कि मैंने आपके बारे में सुना है कि जिस तरीके से नगर पालिका, नगर निगम और बड़े बड़े महापौर के नेतृत्व में जो काम होता है वो आपकी पत्नी मालियों की बाड़ी में कर रही है। हर सुबह उसी तरह से गाड़ी आती है, कचरा होता है, वहाँ की रोड, वहाँ की लाइट्स, वहाँ की बिजली पानी, और उसके लिए आप जितना आपसे हो सकता है आप करते हैं। क्योंकि आप कोई प्रधानमंत्री तो है नहीं कि आपका सारा दायित्व चलता हो, लेकिन जितना जितना आपका दायित्व चलता है वो आप करते हैं। और एक बात मैंने आपके विषय में और आपकी वाइफ के विषय में और सुनी थी जो अच्छी बात लगी, इसलिए मैं आगे होकर आपको बता रहा हूँ कि रात के 11 बजे हो, चाहे रात के 1 बजे हो, चाहे रात के 2 बजे हो, जिस भी समय आपके दरवाजे का ताला बजता है उसी समय आप खोलते हैं और उनके लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, इस बारे में हम
जनता से जुड़े हुए हैं, हम गरीबी देखे हुए हैं और जनता का दुख दर्द हम में खुद में दुख दर्द पड़ा हुआ है कि अब अगर इंसान के अंदर परेशानी आ जाती है तो क्या हालत बीतती है, उस हालत को हम ज़मीनी से जुड़े हुए हैं, हम जानते हैं, इसलिए हमारा 24 घंटा दरवाज़ा खुला रहता है। जी, बात ये होती है योगी जी कि जिस समय आप वोट मांगने जाते हैं उस समय तो आप रात दिन के 11 बजे भी दरवाज़ा खटखटा देते हैं किसी का, लेकिन रात के वक्त जब आपका दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो यही होता है सर। आज तक जब मैं समझदार हुआ उस टाइम से मैं देख रहा हूँ, चाहे मेंबर से लेके एमएलए तक, हम लोग जब वोट मांगते हैं रात को 11-11, 12-12 बजे तक हम वोट मांगते हैं और 11-11, 12-12 बजे तक हमारे किसान भाई और हमारे पूरी विधानसभा के लोग जहाँ जिस शेड्यूल जो हमारा बनता है कि आज इस रूट पे जाना है, टाइम रहता है हमारे वहाँ 9 बजे पहुँचने का, हम पूछते हैं उनके घर पे 12 बजे, फिर भी वो माला लेके हमारे लिए खड़े रहते हैं, रात को 12 बजे भी वो खड़े रह रहे जी। और जब हम बन जाते हैं, बनने के बाद में हम दिन को 11 बजे भी फ़ोन नहीं उठाते हैं, दिन को 11 बजे मिलते भी नहीं हैं हम घर पे है तो हमारा गार्ड बोलेगा साहब नहीं है, यहाँ दिल्ली है। ये मेरे साथ में भी बीता हुआ है, मेरा खुद का देखा हुआ है। अगर मेरी साथ में ये बीत सकता है तो आम आदमी के साथ क्या हो सकता है? ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आम आदमी बहुत दुख होने के बाद ही आपके पास पहुंचता है। 10% लोग ऐसे हैं जिनकी अच्छी चलती है और वो एक 10% उनकी क्यों चलती है, मतलब वो एक कहावत कहते हैं कि ऊँट पहाड़ के नीचे आना, अगर उन 10% नहीं रखे तो पहाड़ के नीचे आ जाते हैं। और 90% लोग ऐसे हैं, मैं मेरी खुद की बता दूं, अगर मेरा खुद का फोन नहीं उठाए तो जनता का क्या फोन उठाएंगे जो भी आज तक नेता बने। तो मतलब 90% मध्यम वर्ग की जो जनता है, 90% आप ही जानते हो, यहाँ ही किशनगढ़ में नहीं, राजस्थान में 90% मध्यम वर्ग की जनता है। कोई मतलब साहब को फोन करने से डरती है जनता, मैंने खुद ना देखा है, क्यों मैं खुद डरता हूँ, मेरा फोन ही नहीं उठाता तो क्या करे फोन करके। ऐसे ऐसे नेता बने हैं और मेरी खुद की साथ बेता हुआ है तो जनता का क्या फोन उठाए। तो ऐसे नेता जो जनता की से दूरियां बना के चलते हैं और नज़दीकियां आना, 5 साल के अंदर एक बार नज़दीकियां आती हैं चुनावों के वक्त में और उसके बाद में वो इस दूरियां में कायम हो जाती हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही, इसलिए ये दावा तो आपका मजबूत है। इस बात से मजबूत दावा होता है आपका कि आप उस दर्द को समझते हैं और आप ये चाहते हैं कि जनता के बीच का ही नेता चुना जाए, जनता के बीच का बना रहे। ये बड़ी बात है। इसीलिए मैं न चाहते हुए भी मेरी जनता चारी है और मेरे भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया है कि ये जो मध्यम वर्ग की जो जनता है, जो ज़मीन से जुड़ी हुई है, और आप भी ज़मीन से जुड़े हो, जो ये 90% जो जनता परेशान हो रही है, जब हम 5 साल में एक ही बार दर्शन कराते हैं या लास्ट में जाके 4.5 साल होने के बाद में वापस दर्शन देते हैं जनता को, और उनके बाद में ही हम फ़ोन उठाने लग जाते हैं। तो मेरे भोलेनाथ ने मेरे को भी आशीर्वाद दिया कि ये जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो किसान लोग हैं और जो 90% की ये जनता है, ये परेशान हो रही है, तो भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया और मैंने यहाँ पहुँचने की कोशिश की। विश्वनाथ जी, एक सवाल मेरा जो है बड़ा स्वाभाविक सवाल है जो जनता भी आपसे पूछना चाहेगी, पर जनता, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आप टिकट किस आधार पर मांग रहे हैं? योगी समाज के कितने वोट हैं? मुझे नहीं लगता कि योगी समाज के आपका जातीय समीकरण जो है वो इतना मजबूत है कि आप वोट मांगें और ऊपर वाले लोग आपको टिकट दे दें। सर, मैं एक छोटे लेवल पे बात करता हूँ। जैसे मेरी ग्राम पंचायत मालियों की बाड़ी के अंदर, मेरा जोगियों का नाडा बहुत बड़ा है लेकिन दूसरी पंचायत में आता है सरगांव में। मेरी ग्राम पंचायत मालियों की बाड़ी में 100 वोट होते हुए मेरे को जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला है और जनता ने बुला के चुनाव लड़ाया है और 800 वोटों से चुनाव जिताया है। हमारे माली समाज ज़्यादा है, हम 6 कैंडिडेट थे, उसके बावजूद भी जनता ने भरपूर आशीर्वाद देके 800 वोटों से चुनाव जिताया है। तो इसमें समाज का कोई वो अगर सोचे तो समाज का कोई वो नहीं रहता है। इसमें 36 कौम का आशीर्वाद है। क्यों सर, मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ और ज़मीनी से जुड़ी हुई जनता ज़्यादा है और जनता इस चीज़ को समझती है कि ये बंदा हर चीज़ अपना सुनेगा, ये अपन रात को भी फ़ोन करेंगे तो अपना काम करेंगे और काम करेंगे, 1 नंबर काम करेंगे। ऐसे नहीं, हमारे आज तक जहाँ तक मैंने देखा है, कोई आदमी आ गया, मेरा आदमी है नेताजी, मेरा आदमी है, मैं नेताजी के पास चला गया, नेताजी फ़ोन करो आप थाने में, उनको बंद कराओ। सही गलती वो नेताजी के पास आया उसकी है, लेकिन बंद उसको बिना कसूर आदमी को करा देते। मैंने मेरी आंखों से देखा है। थाने में फ़ोन कर देते, एसपी साहब को फ़ोन कर देते। अधिकारियों को मानना पड़ता है क्योंकि वो वहाँ के राजा है, यहाँ के नेता है, यहाँ के राजा है। ये मेरी आंखों से देखा सर मैंने। आज मेरे शहर थाने में
बहुत लंबा चौड़ा एरिया मेरा शहर थाना का, जहाँ ग्राम पंचायत मालियों की बाड़ी पड़ती है। सभी थानों में मेरा अच्छा है, लफड़ा हो जाता है, मेरे को बुलाते भी है लोग, लेकिन विशेष तौर से मेरे शहर थाने में मैं बोलूँगा, आप चाहे तो कोई मेरे किशनगढ़ के पत्रकार भी या मेरी किशनगढ़ की जनता भी मेरे शहर थाने में किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को जाके पूछ सकते हैं। मैं अगर मेरे पास कोई सिफारिश के लिए आते हैं तो उसकी सिफारिश नहीं करता हूँ कभी, अगले बंदों को भी बुलाता हूँ, चाहे गलती करने वाला मेरा भाई भी हो तो उसकी मैं सिफारिश कभी भी नहीं करता हूँ। और ये पूरा प्रशासन भी जानता है कि मैं गलत की कभी साथ नहीं देता हूँ और नहीं देना चाहिए। और गलत की साथ दे दे तो वो बेचारा गरीब आदमी जिसको समझ के घर पे उसका बाड़ा कोस के, उसका खेत कोस के आके साहब, क्योंकि उसके तो साहब मिलने वाले हैं। ये हो रहा है सर, ये मेरी आंखों से देखा मैंने। तो जनता का ये है सर, 36 कौम का आशीर्वाद मिलेगा और 36 कौम के आशीर्वाद की वजह से और उनकी आशा मैं करता हूं और उनका अटूट विश्वास है मुझे, और वो पूरा मेरे को समर्थन देंगे। मिशन नाथ जी, अब आते हैं अपन मुद्दों पर, है ना। अब तक तो आपके बारे में जाना, आपके विचार जाने, जनता ने ये जाना कि हमारे बीच का आदमी है, आम भीड़ से निकला हुआ एक आदमी है और आम भीड़ में ही खोने वाला आदमी है, आया है जाएगा लेकिन हमारे बीच ही रहेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। अब मैं मुद्दों पर आता हूँ। सबसे पहला तो मैं ये चाहूँगा कि आप ये बताएं कि आपका जो क्षेत्र है, किशनगढ़ क्षेत्र है, वो बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा सैलाब उमड़ा हुआ है वहाँ, और बहुत बड़ा आंकड़ा है जहाँ बेरोजगारी है। आप उसको दूर करने के लिए क्या प्रयास करेंगे? सबसे पहले तो सर, जो आज जैसे जो युवा बेरोजगार है, आज की जो सरकार है ये भ्रष्ट सरकार है। इन्होंने लेकर ये पेपर जो लीक हुआ है इससे काफ़ी युवा आज भी बेरोजगार है। हमारा प्रयास सबसे पहले तो ये रहेगा कि जो एजुकेशन जो ज़्यादा है लोग, वो तो अपन माने कि कोई फैक्ट्री में काम करेगा नहीं, उनके लिए हमारी सरकार तो आएगी निश्चिंत, भाजपा निश्चिंत आएगी राजस्थान के अंदर। हमारी सरकार अलग अलग डिपार्टमेंटली भर्तियां निकलाएगी और जो एजुकेशन है और जिसमें क्षमता है लगने की, वो नौकरियां लगेंगे। उसके अलावा जो हमारे जो लोग बचेंगे, हमारा बहुत बड़ा विश्व की सबसे बड़ी मंडी है किशनगढ़ के अंदर, मार्बल मंडी है, और पावलूम भी बहुत पुरानी मंडी है किशनगढ़ की। तो उसमें हमको अगर मौका मिलता है तो हम हमारे जो एरिया है उसमें एक बात रखेंगे और उस बात को करना भी पड़ेगा। क्यों नहीं करेंगे कि हमारे जो युवा है, पहले यहाँ के हमारे किशनगढ़ विधानसभा के हमारे आसपास के युवा यहाँ काम करें, उसके बाद में बाहर के आदमी तो आना ही पड़ेगा सर, बाहर का आदमी लाना ही पड़ेगा। आज जो पार्टियां उठाने का काम है वो बाहर के आदमी करेंगे, यहाँ के आदमी नहीं करेंगे अपने राजस्थान के। ये चीज़ हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री एरिया के अंदर हम काम दिलाएंगे और नई कोई इंडस्ट्री कोई आएगी तो यहाँ अगर ज़मीनें पड़ी है और हमारा जो उसमें सहयोग रहेगा, हम कोशिश करेंगे। जैसे अभी जो श्रमिक स्टाइल जो गुजरात में चलती है वो भी हम कोशिश करेंगे कि जैसे हमारा औद्योगिक क्षेत्र बहुत बड़ा है और विश्व का सबसे बड़ा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि और ऐसी कोई जैसे 1000 2,000 4,000 आदमी एक फैक्ट्री में प्लांट में जो काम करते हैं, ऐसे प्लांट और हम लाने का प्रयास करेंगे और हमारे युवाओं को यहाँ रोजगार दिलाएंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने। रोजगार एक मुद्दा हुआ कि कुशल कारीगर, कुशल जो श्रमिक हैं वो तो लोग तो बाहर से ही आएंगे क्योंकि उनको ट्रेंड नहीं है, वो बाहर से ट्रेनिंग करके आते हैं। लेकिन स्थानीयवाद का जो वो आपने एक बात बताई, वो अब तक किसी दावेदार ने या नहीं कही। बहुत सारे दावेदार आपके किशनगढ़ से हैं, लेकिन उन्होंने किसी ने ये नहीं कहा कि हम स्थानीयवाद चलाएंगे और स्थानीय एजेंसियाँ जो हैं, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, अगर हैं तो सबसे पहले पहली प्राथमिकता उनकी स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने की भी अच्छी बात है। शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या करना चाहेंगे? शिक्षा के में सर, जो आज शिक्षा है, जो जैसे सबके पहले तो अपन छोटे स्तर पे बात करते हैं। जैसे गांवों के अंदर जो 8वीं क्लास तक जो स्कूल है उसको हम 10वीं कराएंगे, 10वीं तक है उसको 12वीं कराएंगे, सबके पहले ये कराएंगे। उसका कराने का कारण है कि ये कम से कम 2-2 3-3 किलोमीटर की दूरी पे स्कूलें होती है। तो हमारी जो बेटियां हैं, जो आज का जो माहौल चल रहा है, जो रास्ते में मल जले मिलते हैं, उनके डर से उनके घर वाले जाने नहीं देते स्कूल, क्योंकि पोजीशन ही ये है आज की के अपराध कितना बढ़ गया। तो उनके लिए हम जो 8वीं तक स्कूल है उसको 10वीं कराएंगे, 10वीं तक है वो 12वीं कराएंगे। उसके अलावा भी जो जैसे बाहर जो हमारे बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, जो जैसे यहाँ प्राइवेट संस्थान तो बहुत है बड़ी बड़ी, लेकिन उसमें पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो हमारी कोशिश नहीं,
हम वादा नहीं, हम दावा कर रहे हैं ये करा के छोड़ेंगे हम, और हमारी सरकार आएगी, कन्फर्म आएगी हमारी सरकार, और ये हम करा के छोड़ेंगे। जो आज कोटा के अंदर जो बड़ी बड़ी संस्थान आज जो सरकारी आज सिक्कर के अंदर है, ऐसे हम हमारे किशनगढ़ में स्थापित कराएंगे। हमारे यहाँ के आसपास के बच्चों को ना कोटा जाने की आवश्यकता पड़ेगी, ना सिक्कर जाने की आवश्यकता पड़ेगी। हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा और हम करा के छोड़ेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप क्या करना चाहेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य के जब इतना बड़ी इंडस्ट्री है तो यहाँ इतने बड़े मजदूर हैं, इनके कई तरीके के रोग इनके खानों में लग जाते हैं, सांस की बीमारी हो जाती है, दमा की बीमारी हो जाती है, हार्ट की बीमारी हो जाती है, बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो पत्थर और उड़ने वाली धूल से होती है। तो उसके जो संक्रमण से जो होने वाली है, और आपके यहाँ ये सबसे अजीब सी स्थिति ये है कि अस्पताल बहुत बड़ा अस्पताल है, आपका पाटिल साहब का अस्पताल बहुत बड़ा है, सब ठीक है, लेकिन वो सरकारी वो नहीं है, वहाँ की जो सुविधाएं वो इतनी महंगी है कि आम आदमी के अप्रोच से बाहर है। तो आप क्या करना चाहेंगे, आप अगर विधायक बनते हैं तो आप किस तरीके से अपनी जनता को स्वास्थ्य लाभ दे पाएंगे? सबसे पहले तो मैं बाहर के मजदूरों की फिर बात करेंगे, पर मैं आ जाता हूँ स्वास्थ्य पे। केवल जो ग्रामीण इलाका की बात कर लेते हैं अपन। ग्रामीण इलाका के अंदर जो आज उप स्वास्थ्य के अंदर जो खुले हुए पड़े हैं, उसमें सर आप अपन जाके देखेंगे तो जाले आके पड़े हैं, एक एनम लगा रखी है, वो एनम दिन में घंटा 2 घंटा आती है। हर स्वास्थ्य केंद्र की यही कहानी है। आज बोराडा के अंदर अगर किसी के माता बहन के डिलीवरी है या कोई और है, आज किशनगढ़ आने में, बोराडा से आने में कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगता है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो उप स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ बने हुए, और जहाँ बने हुए नहीं है वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र हम बनाएंगे, और उनको प्राथमिकता दिला के और 24 घंटा की सुविधा वहाँ हम कराएंगे। सबके पहले तो ये है उप स्वास्थ्य केंद्रों को ये कराएंगे हम गाँवों के अंदर। और इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया में आप जन सुविधाओं से और जन सहयोग से आप बड़े बड़े अस्पताल, सरकारी अस्पताल भी बनवा सकते हैं, सरकारी जो अस्पताल चल रहे हैं उनमें सुविधाएं भी दिला सकते हैं, तो आप दिलाएंगे, ये तो ठीक है। अच्छा, मैं एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि किशनगढ़ के अंदर मूलभूत सुविधाएं का अभाव है, गांव, खासतौर से गांव क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों का। शहर में तो नगर पालिका है, ठीक है, किशनगढ़ नगर पालिका, लेकिन आप अगर विधायक होते हैं तो आसपास के गांवों से भी आपका रिश्ता रहेगा। तो गांवों की तरक्की के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? मूलभूत सुविधा गांवों के अंदर अभी आप मेरी ग्राम पंचायत मालियों की बाड़ी के अंदर मालूम करा सकते हो, मेरे धर्मपत्नी जी ने क्या क्या करवाया वहाँ। हर गांव के अंदर मूलभूत सुविधा होगी, हर गांव में जो भी मूलभूत सुविधा होती है वो सारी करेंगे हम। और रही गांवों में एक सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है, अधिकतर पंचायतों के अंदर हमारी ज़मीनें एडीए में गई हुई है जी। आज तक मैं खुद, मेरी धर्मपत्नी जी, अभी 4.5 साल हो गया, मेरा एक भी कचरा नहीं निकला है। और सभी गांवों के अंदर अधिक ग्राम पंचायतों में ये सवाई चक ज़मीनें जो एडीए में गई हुई है, इसका बहुत ही बड़ी, हम नहीं तो उनको कोई व्यवस्था दे पाते हैं, नहीं उनका पट्टा बना पाते हैं, नहीं उनको पानी बिजली हम दे सकते हैं, क्योंकि वो सवाई चक एडीए हो गई ज़मीन। एडीए, अगर एडीए डिपार्टमेंट उसको मुफ्त कर देता है तो वो ज़मीन हो जाती है ग्राम पंचायत के अधीन। ग्राम पंचायत उसको आबादी करके और हर चीज़ की उनको ग्रामवासियों को सुविधा दे सकते हैं। एक तो ये हो गया। एक हमारे एग्रीकल्चर ज़मीनों में, गाँवों के अंदर एग्रीकल्चर ज़मीनों में मकान ज़्यादा बने हुए लोगों के जी, ठीक है, उसको पट्टे की या पानी की या पाइपलाइन की कोई भी व्यवस्था हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो एग्रीकल्चर में आ गए। अगर उनका भी, जैसे अभी नगर परिषद के अंदर एग्रीकल्चर ज़मीनों में पट्टा मिलने लग गया, वैसे उन्हीं का भी हम पूरा पट्टा दिलाने का प्रयास करेंगे। प्रयास नहीं करेंगे, पूरा काम करेंगे उनका और पट्टा दिलाएंगे कैसे भी करके, और इस ज़मीनों को एडीए से हम निकलाएंगे। लेकिन निकला तभी पाएंगे कि हमारे पास कोई दायित्व होगा, हमारी कोई सुनने वाला होगा, क्योंकि अभी तो कौन सुनता है, सरपंचों को कौन पूछता है, आप ही जानते हो। बिल्कुल सही बात है। विधायक का एक अलग रुतबा होता है, एक अलग औरा होता है, विधायक के अलग दायित्व होते हैं, और विधायक का अलग प्रभाव क्षेत्र होता है, वो सरकार से जुड़ा हुआ होता है, तो सरकार भी सुनती है, अधिकारी भी सुनते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और ग्रामीण इलाके की जो समस्याएं आपने बताई, ये बहुत मूलभूत सुविधाएं हैं, मतलब मूलभूत समस्या हैं जिन पर कभी किसी ने विचार नहीं किया, जिन पर विचार किया जाना चाहिए था। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप बीजेपी से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जबकि बीजेपी से तो बहुत पैसे वाले लोग, बहुत संपन्न, बाहुबली और जाने कितने कितने लोग बाग आपके दावेदार हैं। अभी तो आपको टिकट की दावेदारी करनी पड़ रही है। दावेदारी के बाद में फिर आपको इलेक्शन लड़ने में जिस तरीके का पैसा, जिस तरीके का बल, जिस तरीके का असर प्रयोग करना पड़ेगा, तो कहाँ से लाएंगे आप? तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरीके के व्यक्ति हैं कि आप कहीं ये सारा अरेंजमेंट कर सकें। सर देखिए, सारा काम पैसे से नहीं होता है, आप भी जानते हो, और मेरे पूरे जो देख रहे हैं वो भी सब जानते हैं कि सारा काम पैसे से नहीं होता है। पैसे से ज़्यादा
मेरी नज़र में पैसे से ज़्यादा व्यवहार काम करता है। अगर लोगों का कोई चीज़ में मेरी ज़िंदगी का जो अभी तक का जो मैं बताता हूँ, जो लोगों का 10 लाख रुपए जहाँ लगता है वो काम मेरा 1 लाख रुपए में होता है आज भी। अगर लोगों के 50 गाड़ी किराए से आती है तो मिस्त्रीनाथ योगी के 50 गाड़ी डीजल भी उनका भरा के आएंगे। तो हमारे जो लोग जो जुड़े हुए हैं, मध्यम वर्ग के जो लोग जुड़े, बड़े लोग भी जुड़े हैं, मैं खुद भी व्यापारी हूँ, व्यापारी लोगों से भी जुड़े हुए मैं। और इतना भगवान की दया से मेरे भोलेनाथ ने इतना तो दे रखा है जो रोज़ लाते हैं और रोज़ लगा देते हैं। अगर आज 2 लाख की जरूरत है तो भोलेनाथ आज 2 लाख भी दे देते हैं, कल 5 लाख की जरूरत है तो कल भोलेनाथ 5 लाख भी दे देते हैं। मैं इतना जानता हूँ। बाकी ज़्यादा हम योगी है, हमारे ज़्यादा पैसे इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे एक बेटी है, उसकी शादी कर दी, एक बेटा है, उसका उतना वो कमा के खाए या उसकी शादी करे उतना सर्तन कर रखा है मैंने। बहुत अच्छी बात है। तो ये थे दावेदार, हमारे बहुत मजबूत दावेदारी इन्होंने मिश्रीनाथ जी योगी ने पेश की भाजपा से। और मुझे खुशी इस बात की है, सबसे बड़ी खुशी, कि बाकी जो दावेदारियां होती हैं उसके अंदर आदमी जो है आसमान से नीचे नहीं उतरता और दावे भी आसमानी करता, ज़मीन से जुड़कर कोई दावा नहीं किया जाता। और ऐसे दावे जो आसमानी होते हैं वो पूरे भी नहीं होते, और वो सिर्फ है ना वाक चातुरी के से किए गए वादे होते हैं। आपने देखा कि योगी जी ने जो अपने दावे किए वो बहुत आम भाषा में आम लोगों के लिए, आम लोगों के हित के लिए, ये प्रजातंत्र का असली दावेदारी मानी जा सकती है। क्योंकि जनता के लिए, जनता द्वारा अगर कोई दावेदारी की जाती है तो मिश्रीनाथ योगी की ये दावेदारी बहुत मजबूत रही। आपको कैसी लगी? मुझे लगता है कि आप इस दावेदारी को पसंद करेंगे और आने वाले समय में यदि इन्हें टिकट मिलती है, पार्टी तक भी ये बात पहुंचाएं कि ऐसे ही विधायक चाहिए आपको, और अगर ऐसे विधायक मिलते हैं तो ये किशनगढ़ का भी भाग्य होगा, आम आदमी का भी भाग्य होगा, मध्यम वर्गीय परिवार का भी भाग्य होगा। धन्यवाद, आप पधारे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों। अगले कार्यक्रम में फिर किसी नए दावेदार के साथ मैं मौजूद रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।